फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग मानव भूगोल में जो अलग अलग विचारधाराएं हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने जो भूगोल में प्रत्यक्षवाद है, भूगोल में आदर्शवाद है, इन सभी विचारधाराओं को देखा था। अब देखिए, आज की क्लास में हम लोग जो भूगोल में अतिवाद की विचारधारा है, यानी जो रेडिकलिज्म इन ज्योग्राफी है, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी अगर विचारधारा आती है तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है किसी समस्या का समाधान करना, क्योंकि आप समस्या का समाधान करने के लिए ही विचार करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर भूगोल में अतिवाद यानी कि रेडिकलिज्म की जो विचारधारा है, रेडिकलिज्म का जो पूरा थॉट प्रोसेस है, अगर इसको अपनाया गया तो कोई ऐसी समस्या जरूर रही होगी जिसका हल ढूंढा जा रहा था। तो देखिए, समझते हैं समस्या क्या थी। एक समय पे क्या हुआ, मात्रात्मक तकनीकों का उपयोग भूगोल में होने लगा। मात्रात्मक तकनीकें कैसी तकनीकें थी, जैसे कि वेबर का मॉडल हो गया, क्रिस्टॉलर का मॉडल हो गया, इन चीजों का भूगोल में उपयोग होने लगा। इससे क्या हुआ, सच में भूगोल एक वैज्ञानिक विषय बन गया और जो भूगोल था इसके आधार पर प्लानिंग करना संभव हो पाया। यानी कहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाए, किसी नगर का साइज क्या होना चाहिए, कहां पर मार्केट को डेवलप किया जाए, ये सारी चीजें जो प्रत्यक्षवाद की विचारधारा थी और जो आपकी क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन थी, उसकी वजह से संभव हो पाई। लेकिन देखिए, ये जो विकास था ये काफी अधूरा था और इसी समय पे जो मार्क्सवादी लोग थे वो लगातार क्वेश्चन उठा रहे थे कि ठीक है, आप विकास तो कर रहे हैं लेकिन केवल कुछ लोगों का। जैसे कि एक कॉलोनी है जिसमें बहुत अच्छे से पार्क आपने बना दिए हैं, बहुत सब कुछ साफ सफाई है, लेकिन बगल में ही क्या है कि एक झोपड़पट्टी है पूरी, यानी कि पूरी की पूरी एक ऐसा एरिया पड़ा हुआ है जिसको हम लोग चौल टाइप का कहते हैं, जहां पर गंदगी रहती है, बीमारियां रहती हैं, अपराध होते हैं। तो आप जो है डेवलपमेंट तो कर रहे हैं लेकिन केवल कुछ हिस्सों का, और जो बाकी की समस्याएं हैं उनकी आप अनदेखी कर रहे हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो गया, अपराध हो गया। तो इन सभी चीजों के ऊपर भी विचार किया जाना चाहिए। केवल एक ही कॉलोनी, केवल एक ही नगर डेवलप क्यों है और आसपास के जो क्षेत्र हैं वो पिछड़े हुए क्यों हैं, इसके ऊपर भी विचार किया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन के साथ, या कह लीजिए इस मुद्दे के साथ, अतिवाद की जो विचारधारा है उसने भूगोल में प्रवेश किया। तो अब देखिए, जो मैंने बताया है इसी को मैं आपके लिए पढ़ता जाऊंगा थ्योरी में और आपको क्लियर होता जाएगा। 1970 का दशक आते आते विश्व में न केवल विकासशील और अविकसित देशों में समस्याएं बढ़ी, यानी विकासशील देशों में, अविकसित देशों में समस्याएं थी तो वो समझ में आ रहा था, लेकिन इसके साथ ही जो हमारे विकसित देश थे वहां पर भी तेजी से समस्याएं बढ़ने लगी। तो इन समस्याओं का प्रभाव लोगों और क्षेत्रों के बीच सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण आदि पर पड़ने लगा। यानी कि लोगों का जो सामाजिक जीवन है, आर्थिक स्तर है, पर्यावरण है, इन सब पर समस्याओं का प्रभाव पड़ा। इसकी वजह से एक ऐसा परिवेश उत्पन्न हो गया जिसमें एक नई विचारधारा की आवश्यकता लगने लगी। यानी अब कोई नया विचार आए जो असमानता जैसे मुद्दों पर बात करे। तो एक ऐसी विचारधारा चाहिए थी जो लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। पहले की विचारधाराएं जैसे कि स्थानीय विज्ञान है, व्यवस्थित विश्लेषण है, प्रत्यक्ष विज्ञान है, मात्रात्मक तकनीक है, और इसके साथ ही फिर सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन है, मॉडल का निर्माण है, ये सारी जो तकनीकें थी इनकी कमियां खुलकर के सामने आई कि ये जो तकनीकें हैं ये लोगों की, खासकर जो पिछड़ा वर्ग है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही हैं। तो अब क्या किया गया, इसी की वजह से फिर अतिवाद की विचारधारा का भूगोल में प्रवेश हुआ कि ये जो समस्याएं हैं इनका हल किया जाए। तो इससे क्या है, आप कह सकते हैं बेसिकली जो हमारी भूगोल है उसने देखा कि कुछ नई समस्याएं सामने आई हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, सामाजिक तनाव है, आर्थिक असमानता है, और ये लगातार गंभीर रूप धारण करती जा रही हैं समस्याएं। इसी वजह से फिर भूगोल में ये नई अतिवाद की विचारधारा आई। तो ये इसका एक इंट्रोडक्शन हो गया, और इंट्रोडक्शन से ही आपको काफी कुछ क्लियरिटी मिल गई होगी कि ये विचारधारा क्या बात कहेगी। अब असमानता, पर्यावरण प्रदूषण जैसे मुद्दों के कारण से अगर ये विचारधारा आई है तो इन्हीं क्वेश्चंस को इस विचारधारा में जाहिर सी बात है उठाया जाएगा। तो देखिए, उस समय बेसिकली विश्व की परिस्थितियां क्या थी। एक तो वियतनाम युद्ध चल रहा था 1970 के आसपास।
तो इससे क्या हुआ, लोगों को एक बात समझ में आई कि एक्चुअल में युद्ध की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो अलग अलग देश हैं, ये अपनी साम्राज्यवादी भावनाओं के चलते, अपनी एक तरह से कह लीजिए जो साम्राज्यवादी नीतियां हैं, इसके चलते युद्धों को भड़का रहे हैं। यानी कि विश्व में युद्ध की आवश्यकता नहीं है, एक ऐसा भी विचार सामने आया। इसके साथ ही अमेरिका जो है वहां पर पूंजीवादी व्यवस्था है, आज भी पूंजीवादी व्यवस्था है, ये हम लोग जानते हैं। तो ऐसा माना जा रहा था कि ये जो कैपिटलिज्म है, इसकी वजह से देश का बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, इसकी वजह से लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे एक बात सामने आने लगी कि ये जो कैपिटलिज्म है, इससे विकास हो रहा है केवल कुछ लोगों का। कुछ बड़े बड़े बिजनेस आ जाते हैं, वो पूरे के पूरी इकोनॉमी पर कब्जा कर लेते हैं, और फिर जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उनको बहुत कम वेतन वगैरह पर काम करना पड़ता है। यानी असमानता की वही बात अमेरिका जैसे देशों में सामने आई। इसी समय जो आपके विद्यार्थी होते हैं, देखिए स्टूडेंट किसी भी मूवमेंट में सबसे आगे रहते हैं, तो जो विद्यार्थी थे इस समय के, उन्होंने शहरी सामाजिक आंदोलन जो थे उसके रूप में अपनी आवाज को बुलंद किया। यानी कि शहरों की जो समस्याएं थी उसके ऊपर स्टूडेंट्स ने अपनी आवाज उठाई। तो ये वो सारी घटनाएं घट रही थी जिसकी वजह से भूगोल में आपकी जो रेडिकलिज्म है, जो अतिवाद की विचारधारा है, इसका प्रवेश हुआ। अब देखिए हम लोगों ने एग्जैक्ट घटनाओं को भी समझ लिया, अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ज्योग्राफर्स कौन कौन से थे, किन्होंने योगदान दिया। तो पहले आ गए आपके विलियम बंगी। विलियम बंगी ने 1960 के दशक में ही समाज के कुछ मूलभूत प्रश्नों को लेकर अतिवाद के विचार को अपनाने पर जोर दिया। तो 1960 से ही ये जोर देते आ रहे थे कि जो समाज की मूलभूत समस्याएं हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज समाज की पूरी नहीं हो पा रही हैं, इसको लेकर के अतिवाद का जो विचार है, इसको ज्योग्राफी में प्रवेश देना चाहिए। तो इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थ्योरेटिकल ज्योग्राफी, इसमें उन्होंने इस बात को अपनी रखा। तो बंगी ने पृथक बस्ती की समस्या को लेकर अपने कार्य को आगे बढ़ाया। यानी कि कुछ बस्तियां बहुत डेवलप, कुछ बस्तियां पिछड़ी, इन चीजों के ऊपर बंगी ने क्वेश्चन उठाए, इसके ऊपर इन्होंने काम किया। तो डेट्रॉयट जो यूएसए का शहर है डेट्रॉयट, वहां के पृथक बस्ती में गरीब, दलित, नारी आदि की जो दयनीय स्थिति थी, इसके ऊपर इन्होंने अध्ययन किया। यानी डेट्रॉयट की जो गरीब बस्तियां थी, वहां के लोगों के ऊपर इन्होंने अलग अलग रिसर्च की, और इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा कि लोगों के लिए प्लानिंग मत करिए। यानी आप लोगों को ये मत बताइए कि हम आपके यहाँ पानी ला रहे हैं, हम आपके यहाँ बिजली ला रहे हैं, लोगों को प्लानिंग करने दीजिए। यानी कि लोगों को सम्मिलित करिए प्लानिंग करते समय, उनकी क्या आवश्यकता है, कितने स्कूल उनको चाहिए, किस किस तरह की उनको बेसिक सुविधाएं चाहिए, इन सभी चीजों में लोगों को साथ में लाइए। ये चीज विलियम बंगी ने कही। इसके बाद आपके रिचर्ड पीट आ जाते हैं। तो इन्होंने जो है अतिवाद की जो विचारधारा है, जो रेडिकलिज्म की विचारधारा है, इसके प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने रेडिकलिज्म ज्योग्राफी नाम से बुक लिखी। तो रेडिकलिज्म ज्योग्राफी इनकी रिचर्ड पीट की बुक है। और अगर देखिए आपको नेट वगैरह का एग्जाम देना है, यूजीसी नेट वगैरह का, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के जो तथ्यात्मक चीजें हैं। तो पीट ने देखिए अपनी पुस्तक में वही गंदी बस्तियां हैं, नालियां हैं, फिर माइग्रेशन है, प्लानिंग है, इन सारी चीजों की बात की है अपनी बुक में, और इन्होंने अतिवाद की विचारधारा को अपनाने पर जोर दिया। फिर आपके डेविड हार्वे आ जाते हैं। तो देखिए हार्वे ने अतिवाद के संबंध में सोशल जस्टिस एंड सिटी नामक पुस्तक लिखी। तो इन्होंने भी बेसिकली देखिए क्या है, जो डेविड हार्वे हैं, एक समय तक ये मात्रात्मक तकनीकों के पक्ष में थे। यानी कि एक समय तक जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन है, जिसमें मॉडल वगैरह का यूज होता है, उसके ये पक्ष में थे। लेकिन धीरे धीरे इनके जो विचार हैं वो बदल गए, और फिर आगे चल के जो कार्ल मार्क्स के दिए हुए विचार थे, जो आप मार्क्सिज्म जानते हैं, यानी कि जो मार्क्सवाद है, जिसके आधार पर साम्यवादी शासन वगैरह रूस वगैरह में स्थापित हुए, तो जो मार्क्सवाद है इसको अपना लिया आगे चलकर डेविड हार्वे ने। और इसी आधार पे, मार्क्सवाद के आधार पर इन्होंने कहा कि जो पृथक बस्ती है, प्रवास है, मजदूर हैं, नारी है यानी जो महिलाएं हैं, मानसिक जो असंतुलन है, आवास है, इन सभी समस्याओं को मार्क्सवादी तरीके से देखना चाहिए और इन समस्याओं का निराकरण करना चाहिए।
तो हार्वे ने मार्क्सवादी ढांचे के अंतर्गत इन सभी समस्याओं को संबोधित करने पर जोर दिया। वो सारी समस्याएं जिनकी अभी हम लोगों ने बात की, गंदी बस्ती है, अपराध है, महिलाओं की स्थिति है, इन सभी चीजों को इन्होंने कहा मार्क्सवादी ढांचे में देखें। हार्वे ने पूंजीवादी व्यवस्था में परिवर्तन लाने की बात को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रखा। यानी हार्वे ने कहा कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो केवल कुछ लोगों के पक्ष में कार्य करती है, इसमें परिवर्तन लाया जाना चाहिए। एंटीपोड पत्रिका आ जाती है। तो 1969 में एंटीपोड नामक पत्रिका की स्थापना हुई। इस पत्रिका की स्थापना अमेरिका के क्लार्क विश्वविद्यालय के विद्वानों द्वारा की गई और फिर इसमें भी देखिए वही सारी समस्याएं इस पत्रिका में उठाई जाती थी जिनको ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो देखिए जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो रटने पर मत जाइए। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि अतिवाद की विचारधारा किन समस्याओं का समाधान करने के लिए आई थी। तो बस अब जो भी ज्योग्राफर काम करेगा वो उन्हीं समस्याओं पर काम करेगा जो उस समय की परिस्थितियां थी, जैसे वियतनाम में होने वाला युद्ध, पूंजीवाद की वजह से कुछ लोगों का बहुत ज्यादा पिछड़ा होना। इन्हीं समस्याओं के ऊपर अलग अलग ज्योग्राफर्स, अलग अलग पत्रिकाएं काम करेंगी। तो रटने से अच्छा है आप बेसिक को समझ के हर जगह उसी को अप्लाई कर दीजिए। जैसे मैथ में आप एक फॉर्मूला समझ लेते हैं और हर क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो इस पत्रिका ने भी अतिवाद की विचारधारा को अपनाने पर जोर दिया। फिर और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने अतिवाद को लेकर के अपनी बातें रखी, पर मुख्य लोगों को हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए जो हमारी अतिवाद की विचारधारा है, इसका 3 चरणों में विकास हुआ। 1970 से 80 के बीच में संरचनात्मक मार्क्स विचारधारा के रूप में। तो इसमें जो सामाजिक समस्याएं थीं उनको उजागर करने पर जोर दिया गया। यानी कि जो समाज की अलग अलग समस्याएं थी उनको सामने लाया गया। 1980 से 85 के बीच में अतिवाद की विचारधारा मार्क्सवाद से बहुत ज्यादा प्रेरित हो गई और इस दौरान जो भी देखिए जब मार्क्सवाद से प्रेरित हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जो असमानता है, गरीबी है, इन चीजों के ऊपर कह लीजिए पूरी ज्यादा तेजी से, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से बात होगी। और 1985 में फिर जो उत्तर आधुनिकतावाद है उससे प्रेरित हो गई आपकी अतिवाद की विचारधारा। तो उत्तर आधुनिकतावाद के अंतर्गत अनेक विचारधाराओं के सह अस्तित्व पर जोर दिया गया। यानी कि जितनी भी अलग अलग विचारधाराएं हैं उन सभी को साथ कैसे लाया जाए, इसके ऊपर जोर दिया गया। तो ये 1985 में उत्तर आधुनिकतावाद के रूप में अतिवाद की विचारधारा आगे बढ़ी, या कह सकते हैं अतिवाद की विचारधारा जो है उत्तर आधुनिकतावाद की विचारधारा से प्रेरित हुई 1985 में। उत्तर आधुनिकतावाद में आपको अलग से पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इस प्रकार अतिवाद के विचार अपने विभिन्न चरणों में विकसित होकर आगे बढ़ते गए। ये विचारधारा भूगोल में एक प्रबल विचारधारा के रूप में प्रकाशित हुई, यानी कि एक प्रबल विचारधारा के रूप में सामने आई। इस विचारधारा के प्रचार प्रसार को भूगोल वेताओं ने इतना महत्व दिया कि कुछ विद्वानों ने अतिवाद विचारधारा के उद्भव को क्रांति का नाम दे दिया। यानी कुछ जो ज्योग्राफर्स थे उन्होंने कहा कि जो रेडिकलिज्म इन ज्योग्राफी है ये बेसिकली एक तरह की रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन में क्या होता है, पूरा का पूरा जो आप कह लीजिए सिनेरियो है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि जब भारत में क्रांति हुई थी 1857 की, तो ब्रिटिश शासन का पूरा तख्ता पलट करने की कोशिश थी। उसी तरह से भूगोल में क्रांति है का मतलब क्या है कि भूगोल जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ गया, ऐसा कुछ ज्योग्राफर्स ने माना। तो जो मात्रात्मक क्रांति के बाद ये घटित हुई है, लेकिन इस विचारधारा को, यानी हमारी जो अतिवाद की विचारधारा है, ये मात्रात्मक क्रांति के बाद सामने आई है, लेकिन इस विचारधारा को उतनी अधिक मान्यता नहीं मिल सकी। कुछ ज्योग्राफर्स इसको लेकर के ज्यादा मोटिवेटेड थे, पर ओवरऑल इसकी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस ज्योग्राफी में नहीं दिखी। अब देखिए समझ लेते हैं अतिवाद की विचारधारा की विशेषताएं। तो इस विचारधारा का उद्भव समाज की मौलिक समस्याओं को संबोधित करने की पृष्ठभूमि से हुआ। यानी समाज की जो बेसिक समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये विचारधारा सामने आई। अब जब मैं ये बात कह रहा हूं तो आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसमें क्रांतिकारी सिद्धांत और उसके अनुरूप व्यवहार करने पर जोर दिया गया, यानी नए नए सिद्धांत यहाँ पर आए। मार्क्सवाद से प्रभावित थी विचारधारा, पूंजीवाद की जोरदार आलोचना की, और इसने मॉडल सिद्धांत के प्रतिपादन पर जोर नहीं दिया बल्कि काफी कुछ आलोचना की मॉडल वगैरह की। इसके बाद भी इसमें कुछ दोष हैं अतिवाद यानी रेडिकलिज्म में, उसको भी समझते हैं।
ये उग्र सुधारवादी विचारधारा थी, यानी बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी। इसे सैद्धांतिक रूप से आसानी से समझा जा सकता है, यानी थ्योरेटिकली तो आप इसको समझ सकते हैं। जो ये इसके विचार हैं वो बहुत ज्यादा ठोस हैं, समाज की जो समस्याएं हैं उसको सुलझाना चाहती है, लेकिन इन विचारों को व्यवहार में लाना कठिन है। जैसे कि आप थ्योरेटिकली मान लीजिए आपको कोई समस्या बताई जाती है, आप थ्योरेटिकली उसका पूरा सॉल्यूशन समझा देते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जब अप्लाई किया जाता है तो देखा जाता है कि वर्तमान की जो कंडीशन है उसमें इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। यानी थ्योरेटिकली बहुत अच्छी आपकी बात लग रही है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको एप्लीकेबल करना, उसको अप्लाई करना उतना आसान नहीं है। फिर इसके अंतर्गत क्रांतिकारी परिवर्तन की बात कही गई। तो देखिए, जो क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं कि अचानक से सत्ता को बदल दो या पूरी की पूरी पूंजीवादी व्यवस्था को बदल दो, उससे हमेशा समाज में उथल पुथल होती है, कई बार हिंसा होती है। और तो देखिए, ये कुछ इसकी जो कह लीजिए समस्याएं हैं वो हम लोगों ने देखी। इसके साथ ही कई बार इस विचारधारा के समर्थक इस विचारधारा को अपनाने के मार्ग से विचलित हो जाते हैं। यानी कि कई बार क्या होता है, शुरू कहां से होता है कि मार्क्सवाद लाएंगे या फिर एक नई तरह की व्यवस्था लाएंगे जिससे कि असमानता दूर होगी, जिससे गरीबी दूर होगी, लेकिन अंत में क्या होता है, कुछ लोग आते हैं, शासन पर कब्जा कर लेते हैं, सरकारी अधिकारी कुछ लोग बन जाते हैं और वो लोग फिर अपनी मनमानी करते हैं। जैसे कि आपने भारत में भी देखा है, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी और उसके परिणाम स्वरूप जो समाजवाद आया, तो उसी की वजह से भारत में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का विकास हुआ, यानी कि जो सरकारी कंपनियां होती हैं। पर उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ कि कुछ लोगों ने उन कंपनियों के ऊपर कब्जा कर लिया, उनके जो टेंडर्स हैं उसमें भ्रष्टाचार होने लगा और इसकी वजह से ये सारी जो कंपनियां थी ये नुकसान में आ गई। तो ये सरकारी कंपनी क्यों बनाई गई, जिससे समाज में असमानता ना हो, कोई एक व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा ना कमा ले। लेकिन अंतिम रूप से क्या हुआ कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था वो अपने मार्ग से हट गया और ये कंपनियां भ्रष्टाचार का साधन बन गई। तो यही यहाँ पर भी है कि कई बार इस विचारधारा से यानी रेडिकलिज्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अपने रास्ते से हट जाते हैं और फिर अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने लगते हैं इस विचारधारा का उपयोग करके। तो ये इसकी वो सारी कमियां हो गई जिसकी वजह से ये विचारधारा कह लीजिए इस विचारधारा की आलोचना होती है। तो ये फ्रेंड्स हमारी रेडिकलिज्म की विचारधारा हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में एक अन्य विचारधारा के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।